welcome to Career Planet. We are studying our chapter solution. So students, in our last class we have discussed about Raoult's law for liquid solution. अगर आपको दो volatile liquid दे दिए जाए, liquid A, liquid B, तो Raoult's law कैसे अप्लाई होगा? तो हमने देखा था कि भाई liquid A है, liquid B है, मोल फ्रैक्शन आपको लेने, भाई A कितना लेना चाहते हो, B कितना लेना चाहते हो, प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड ए, है ना, सॉल्वेंट या लिक्विड ए की साइड से कितना प्रेशर, तो हमने कहा था अच्छा ए की तरफ से प्रेशर, वैसे प्योर स्टेट में तो प्रेशर फिक्स होता है कि भाई अकेला ए है तो वेपर प्रेशर फिक्स था और हमने कहा था पी नॉट ए, सिंगल बी है तो वेपर प्रेशर पी नॉट, लेकिन जब मिलाओगे, है ना, तो मिलाओगे तो पार्शियल प्रेशर आएगा, तो ये अपनी तरफ से कितना प्रेशर दे रहा है, ये अपनी तरफ से कितना प्रेशर दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों ए की तरफ से अप्लाइड प्रेशर, तो हमने कहा था पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, और पी टोटल मिला लो तो पी ए प्लस पी बी यानी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो तुम्हें लगा ये तो पढ़ लिया मैडम, लास्ट क्लास में पढ़ लिया, सो बेस अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। तो बच्चों ये आज फिर काम आएगा, इसलिए मैं इनका थोड़ा सा याद करवा देती हूँ। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हिंदी में अगर बोलें तो उसको बोलते हैं अणुसंख्यक गुण। तो हिंदी वाले बच्चों तो फटाफट कर लेते हैं, अच्छा अणुसंख्यक, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करना। तो बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि भाई जैसे पानी है तो हम कहेंगे ओके कितने पे बॉईल हो रहा है, तो हम कहेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो पानी 100 पे बॉईल हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाता है, ठीक है। थोड़ा शुगर मिला दो, सॉल्ट मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, यूरिया मिला दो, अब वो 100 पे बॉईल नहीं होगा, अब वो 100 से ज़्यादा पे बॉईल होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो। अब बच्चों तुम शुगर मिलाओ, यूरिया मिलाओ, ग्लूकोज मिलाओ, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं फिलहाल, NaCl तो क्या हो गया, आयंस में टूट जाएगा, है ना, तो वहाँ पे भी लगेगा यही सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन वहाँ थोड़ा सा वैल्यू एबनॉर्मल हो जाता है। तो फिलहाल मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँगी सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, फिर इलेक्ट्रोलाइट जब डिस्कस करेंगे तब हम एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में पहुँच जाएंगे, तब हम उसमें वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहा कि भाई पानी कितने पे उबलता है, तो तुम कहोगे मैडम 100 पे उबल जाता है पानी, क्या तकलीफ, ठीक है। ग्लूकोज मिलाओ 100 से ज़्यादा पे बॉईल होगा, सुक्रोज मिलाओ 100 से ज़्यादा पे बॉईल होगा, या तुम यूरिया मिला दो तो भी 100 से ज़्यादा पे बॉईल होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। अब तुम सोचो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जो रहा है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि तुम कितना सॉल्यूट मिला रहे हो। मान लो 0.1 ग्राम ग्लूकोज मिलाया तो उसके हिसाब से चेंज होगा, है ना, या 0.1 मोल मिलाया तो उसके हिसाब से चेंज होगा, 1 मोल मिलाया तो उसके हिसाब से चेंज होगा, 2 मोल मिलाया तो उसके हिसाब से वेरी करेगा। जैसे जैसे तुम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट एक लिमिट तक क्या होता जाएगा, एलिवेट होता जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई बॉइलिंग पॉइंट तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, भाई बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स था ना 100, अब 100 के बाद कितना बढ़ा, 100.1 हुआ, 100.2 हुआ, 100.5 हुआ, या 101 हो गया, तो डिपेंड्स आप कितना सॉल्यूट मिला रहे, अमाउंट कितना है, मोल्स कितने हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूट के मोल कितने। अब बच्चों कंपोजिशन, मतलब तुमने ग्लूकोज मिलाया या तुमने यूरिया मिलाया, अगर 1-1 मोल मिलाया तो एलिवेशन बराबर आएगा। पानी में चाहे 1 मोल ग्लूकोज मिलाओ चाहे 1 मोल यूरिया मिलाओ, एलिवेशन जो आएगा ना बच्चों वो इक्वल आएगा, समझे, मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। कंपोजिशन मतलब ग्लूकोज अलग चीज़ है, यूरिया अलग चीज़ है, उससे कोई लेना देना नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना है तो बढ़ना है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसकी, तो मैं कहूँगी सॉल्यूशन की। किस पे डिपेंड कर रही है, तो बच्चों डिपेंड कर रही है किस पे, तो हम कहेंगे सॉल्यूट जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूँ कि भाई चलो फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर लो, तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, पानी फ्रिज कितने पे होता है, तो हम कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी फ्रिज हो जाता है, ठीक है। अब क्या है ना, थोड़ा सा शुगर मिला दो तो 0 पे होगा, तो तुम देखोगे नहीं 0 पे नहीं होगा, फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे उतरेगा, है ना, मतलब बर्फ़ तो जल्दी जम जाती है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे कोई आइसक्रीम बनानी है, बर्फ़ वाली आइसक्रीम बनानी है ना, जो वाटर बेस्ड होती है और फ्लेवर वगैरह ऐड करके मिलाना, शुगर मिलाना है, तो तुम क्या देखोगे, नहीं उसको तो टाइम लग रहा है, मतलब वो 0 पे फ्रिज नहीं होगी, 0 से नीचे माइनस पे चला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, -1 पे हो सकती है, -2 पे हो सकती है, डिपेंड्स, ठीक है, कि तुमने सॉल्यूट कितना ऐड किया। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो फिक्स है 0, लेकिन बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट
में डिप्रेशन, कमी आ रही है, मतलब जीरो से नीचे जा रहे हो देखो तो कमी आ रही है ना, बढ़ता तो ऊपर जाता। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, मतलब जीरो पे तो बर्फ जमनी थी, लेकिन तुमने कोई भी सॉल्यूट एडेड किया है तो उसके जितने ज़्यादा मोल्स मिलाओगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना नीचे उतरता जाएगा। तो हम कहेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेट हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को अगर मैं एक बार वापस पकड़ूं तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, लेट बॉइल हो रहा है। तो बच्चे लेट बॉइल हो रहा है मतलब वेपर तो कम बन रही होगी, तो वेपर प्रेशर में क्या आती है, कमी। तो हम कहेंगे अच्छा भाई कुछ मिला रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, तो वो डाउन हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बच्चों, जैसे पानी में तुमने क्या किया, ड्राई ग्राम्स डाल दी, सूखे चने डाल दिए, किशमिश डाल दी, सूखे मटर डाल दिए, तो तुम देखोगे अचानक से वो क्या हो जाते हैं, स्वेलअप, फूल जाते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। अब वाटर जो है बॉडी के अंदर गया, तो बच्चों वाटर बॉडी के अंदर गया तो प्रेशर तो लगाएगा ना, है ना। अभी चने रखे थे, पानी में गए, फूल गए, तो पानी हम कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर चला गया, तो अंदर जाने के लिए प्रेशर लगाएगा, तो वो चीज़ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, मतलब वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब मतलब ले दे के मेरे पास 4 फिजिकल प्रॉपर्टी होगी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेड सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है, कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो मैं कह दूं कि अच्छा भाई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, those physical properties of the solution which depends upon number of solute particles, solute कितना है, moles कितने हैं, not their composition। जो पार्टिकल्स के नंबर पे तो डिपेंड करती है, कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करती है, उसे हम कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और 4 तरह की हो गई, कौन कौन सी, तो हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों आज का हमारा जो पहला हेडिंग है दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो हम कहेंगे दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स of solute particles, not their composition, are known as colligative properties। तो बच्चों ये हो गया colligative properties का क्या बोलते हैं डेफिनेशन। अब colligative properties कितने टाइप की होती हैं, तो मैंने आपको बताई थी colligative properties जो है वो होती है बच्चों 4 टाइप की। कौन कौन सी, तो आप बताएंगे मुझे। 4 तरह की colligative properties कौन कौन सी होती है, तो हम कहेंगे भाई 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी, तो पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमने लिख दी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपसे कोई पूछ ले भाई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, सिर्फ प्रॉपर्टी लिख दोगे तो सोचेगा क्या पता केमिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरह से। तो हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, कंपोजिशन पे नहीं डिपेंड कर रही। अब बच्चों वेपर प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेपर प्रेशर में जो कमी आएगी ना इनिशियल पे, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड जो है बच्चों वो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो नेक्स्ट है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को हम बोलते हैं इबुलियोस्कोपी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, दैट मीन्स इबुलियोस्कोपी। थर्ड, तो थर्ड है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अगर आप शीट कर रहे हैं, कोई गाइड कर रहे हैं, तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट आए तो वही उत्तर है,
बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है ना 100 पानी का, है ना, और कोई लिक्विड है तो उसका फिक्स है, लेकिन बढ़ता कितना है, तो बढ़ता कितना है तो तुम कहोगे ना मैं कितना सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ उसके हिसाब से बढ़ेगा, तो उसमें जो इंक्रीमेंट है उसका जो एलिवेशन है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में पानी तो 0 पे जम जाएगा, अब तुमने कितना शुगर मिलाया है वो बेचारा उसके हिसाब से डाउन जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और इसे हम कहते हैं क्रायोस्कोपी। ठीक है भाई, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी क्रायोस्कोपी। और फोर्थ वन है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो फोर्थ वन हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है ना कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एडेड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, कितना मिलाया उस पर डिपेंड करती है, क्या मिलाया उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 मोल ग्लूकोज ले लो, 1 मोल शुगर ले लो, 1 मोल यूरिया ले लो, आंसर सेम आएगा। जितना ग्लूकोज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, शुगर भी उतना करेगा, यूरिया भी उतना करेगा। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आपको गाइड में, नीट जेईई के क्वेश्चंस में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब तुम कहोगे NaCl क्यों नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैंने तो सोचा NaCl 1 मोल है ना, मैंने कहा ये लो NaCl 1 मोल मतलब 58.5 ग्राम। तुमने जैसे ही पानी में डाला तो बच्चों Na अलग Cl अलग, तो हम तो सोच रहे 1 मोल पानी में जाके 2 मोल हो गया ना। और आप तो शुरू से कह रहे हो कि नहीं अमाउंट नहीं, मोल्स ऑफ एडेड सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है ना। क्या लिखा हमने? दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ लिखना है आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है या मोल्स पे डिपेंड कर रही है, कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो NaCl 1 पानी में जाके 2 तो चेंज हो गया ना बच्चों। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई ठीक है उसको मत लो, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मत लो, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का सीन क्लियर कि हाँ भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और चौथा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब के सब क्या है, तो हम कहेंगे ये सब के सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है? तो वेपर प्रेशर तो हमने पढ़ा था कि अगर लिक्विड को गर्म करूँ तो वेपर बनाएगा, अब वेपर को उड़ने दो तो बात खत्म, छोड़ दो। लेकिन अगर मैंने कंटेनर क्लोज किया तो वेपर वापस जाके क्या बनाएगी? लिक्विड। तो लिक्विड और वेपर दोनों क्या होने चाहिए? इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ठीक है, अब तो भाई लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में ना, साइड में मैनोमीटर लगा तो तुम देखो वेपर प्रेशर डालेगी, है ना, मैनोमीटर में जो मरकरी का लेवल है वो डाउन हो जाएगा। अब जितना डाउन होगा उतनी उसकी वेपर क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही। तो उस प्रेशर को हमने कहा था वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर तो हमारा क्लियर है, हमें सिर्फ ये देखना है देखो कि हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट, मतलब मैंने सिर्फ पानी ले लिया, और यहाँ देखो तो यहाँ मैंने सोल्यूशन ले लिया, मतलब मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी लिख देती हूँ भाई ना, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिला है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए बच्चों क्योंकि प्रॉब्लम है कि फिर वो आयंस में टूट जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेकिन वो एबनॉर्मल हो जाएगी। तो पहले नॉर्मल तो पढ़ लें, सिंपल चीज़ तो सीख लें, फिर एबनॉर्मल में जाएंगे। दैट्स व्हाई मैं बार बार कह रही हूँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखो। ठीक है, तो देखो पहले मेरे पास सिर्फ वाटर था यानी कि प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया कि नहीं तुम तो इसमें क्या करो ग्लूकोज घोल दो, तो ग्लूकोज मिला लो पानी में, शक्कर मिला लो पानी में, गर्म करो तो भाई पानी पानी उड़ेगा, शुगर तो उड़ना उड़ेगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो बीच बीच में आ जाएगा। देखो है ना क्या होता है, वॉल्यूम तो मैंने पहले भी कहा था सेम रहता है ना। ये आपका लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं लिक्विड में। जब भी हम कोई सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं जो उसमें घुल जाता है, तो घुल के जाता कहाँ है? तो वो इनके बीच बीच में आता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि भाई वेपर प्रेशर, तो ये तो आराम से वेपर बनाएगा, इसको तो कोई समस्या ही नहीं है ना। हम कहेंगे तो आराम से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी अपर लेयर जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इजीली वेपर बनाएगा।
लेकिन यहाँ तो समस्या है, बीच बीच में तुम्हारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ये तो उड़ के वेपर बनाएगा, ये क्या करेगा, नीचे वाले को आने नहीं देगा। जो रेड रेड मैंने बनाए हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये सॉलिड है, तो खुद तो वेपर बनाएंगे नहीं और दूसरों को ऊपर नहीं आने देगी, है ना। ऐसा होता है, हमारी लाइफ में भी होता है ना, खुद तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देना है। सिमिलरली ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना। तो बच्चे ये तो बनाएगा नहीं, और तुम देखो पर यूनिट एरिया लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही घट गए, है ना। भाई जितने मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ दिखाए हैं, देखो 3, 6, 9, 12, 13, तो उतने तो मुझे नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि बीच बीच में आपके ये भी तो आ गया सॉलिड मॉलिक्यूल। तो हम कहेंगे वेपर कम बनेगी। समझे मेरी बात? प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ पानी है ना, पर यूनिट एरिया जो है वो सिर्फ लिक्विड है, तो सारे लिक्विड इवेपोरेट होंगे, वेपर बनाएंगे। तो मैं कहूँगी यार यहाँ पे तो वेपर बढ़िया दिख रही है, मोर वेपर फॉर्मेशन, ठीक है। और वहाँ तो मैं कहूँगी यहाँ तो वेपर फॉर्मेशन ही कम हुआ, तो लेस वेपर फॉर्मेशन। बच्चों अगर नोट्स में इस डायग्राम को बनाओगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेस वेपर फॉर्मेशन, ओके, लेस वेपर फॉर्मेशन। अब वैसे तो मैंने तुम्हें कहा था कि सरफेस जितनी बड़ी हो वेपर प्रेशर का उससे लेना देना नहीं, कि छोटी सरफेस में वेपर प्रेशर कम आएगा और बड़ी में ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन पर यूनिट एरिया भी देखें बच्चों, कि मान लो मैंने इतनी जगह देख ली तो यहाँ 3 लिक्विड मॉलिक्यूल है, और यहाँ मैंने इतनी जगह देखी तो मुझे लगभग 2 ही लिक्विड मॉलिक्यूल मिले, है ना। तो मैं कहूँगी कि भाई यहाँ वेपर ज़्यादा बनेगी, दैट्स वाई वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, मोर वेपर प्रेशर। अब वहाँ वेपर बनी ही कम है, भाई नॉन वॉलेटाइल चीज़ तुमने मिलाई है, तो अगर वेपर ही कम बनी है तो बच्चों लेस वेपर प्रेशर। तो हम कहेंगे ओके यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। अब तो मैं लिख दूँ लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो मैं मान लेती हूँ बच्चों P0। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज P0, और सॉल्यूशन का लिखा हुआ ही है चलो PS, ओके। अब तो मेरी इतनी बात तो क्लियर है कि भाई सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। वापस समझो, पहले सिर्फ लिक्विड था बच्चों, सिर्फ पानी था, तो वाटर मॉलिक्यूल तो आराम से वेपर बनाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, तो हम कहेंगे हाँ। तो भाई वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं तो ठीक है ना, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे तो बहुत सारी वेपर बनेगी। लेकिन अगर तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन मतलब नहीं, वॉलेटाइल मतलब वेपर बनाना, तो जो वेपर नहीं बनाता है तो आपके साथ ही ना, ठीक है। तो ये खुद वेपर नहीं बनाएगा बच्चों और दूसरों को और ऊपर नहीं आने देगा, बीच बीच में ही रहेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि पर यूनिट एरिया लिक्विड मॉलिक्यूल कम हो जाते, तो वेपर कम बनती है, इस चक्कर में वेपर प्रेशर कम हो जाता। तो मैं इतनी बात क्लियर कर लेती हूँ कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ एक चीज़ लिख देते हैं, ये आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है, सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is greater than vapor pressure of pure solvent is greater than vapor pressure of solution, ठीक है बच्चों। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा रहेगा, यानी तुम्हें इतना मान के चलना है कि P0 हमेशा PS से ज़्यादा रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। P0 हमेशा ज़्यादा रहेगा, PS कम रहेगा, है ना। मान लो न्यूमेरिकल में भी उलझ जाते हो, तुम्हें लगता है यार ये भी प्रेशर है, ये प्रेशर मुझे पता नहीं चल रहा, P0 कौन सा और PS कौन सा है, तो फिक्स है P0 ज़्यादा रहेगा, PS कम रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट, तो मैं कहूँगी भाई ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट तो P0 था, फिर तुमने नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन तो हो गया PS, ठीक है। नाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो मान लो पहले वेपर प्रेशर है ना बच्चों 100 था, ठीक है, बाद में वेपर प्रेशर 80 हो गया, तो लोअरिंग कमी कितने की आई, तो तुम कहोगे भाई पहले 100 था बाद में 80 हो गया, तो कमी तो 20 की आई ना,
तो 100 माइनस 20 मतलब पी नॉट माइनस पी एस, करेक्ट। पहले वेपर प्रेशर पी नॉट था, बाद में वेपर प्रेशर पी एस है, कमी कितनी आई तो हम कहेंगे पी नॉट माइनस पी एस। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि भाई 20 की कमी आ गई तो मैं कहूँगी हाँ, पहले 100 था 80, कमी कितने की आई 20 की, 20 की कमी कितने पे आई तो मैं कहूँगी हर 100 पे, है ना, 100 पे 20 की कमी आई, 200 होता तो 40 की आ जाती, ठीक है। तो मतलब इनिशियल पे कमी निकालोगे ना, तो इनिशियल तो पी नॉट है ना बच्चों, तो हम कहेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। तो कोई पूछे भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, आर एल वी पी लिख दूँ क्या शॉर्टकट, ठीक है, इतना बड़ा लिखा ही नहीं जाता। तो आर एल वी पी क्या है तो मैं कहूँगी भाई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, सही है। पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का, पी एस कुछ मिला दो, क्या मिलाओ, नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का तो पहले ही पढ़ चुके हो ना, लिक्विड लिक्विड क्या बोलो, है ना, वॉलेटाइल का तो पहले ही पढ़ चुके हो भाई, लिक्विड ए लिक्विड बी। तो फिर ए वाला अपनी वेपर बना रहा है तो उसका प्रेशर पी ए, बी वाला अपनी वेपर बना रहा है प्रेशर पी बी। पी ए कितना कि भाई तुमने कितना मिलाया था तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी कितना तो आपने मिलाया कितना है तो पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। फिर पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी मिला के ऐड करके आंसर निकाला था, ग्राफ भी बनाया था, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाते तो वो भी कर लिया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई मैं एक तो वॉलेटाइल मिलाऊंगा, दूसरा मैं वॉलेटाइल मिलाऊंगा ही नहीं, मैं लिक्विड में लिक्विड नहीं मिलाऊंगा, मैं लिक्विड में सॉलिड मिलाऊंगा। तो हमारा जो हेडिंग है शुरू वाला वो तुमने ध्यान से पढ़ा था, अब आएगा, हाँ मैं लिक्विड में सॉलिड मिलाऊंगा, यानी कि राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, समझे। लिक्विड में क्या मिलाने चले तो भाई हम लिक्विड में मिलाने चले हैं सॉलिड, ठीक है। तो राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम या फिर राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन हैविंग नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट आपका वेपर तो बनाएगा नहीं और आयंस में भी नहीं टूटेगा, अगर टूट गया तो प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो जाएगी। पहले नॉर्मल पढ़ेंगे फिर एबनॉर्मल में भी जाएंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब बच्चों राउल्स लॉ कह दो, हेनरी लॉ कह दो, डाल्टन लॉ कह दो, सब जन एक ही तो बात कह रहे। राउल्स क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या है तो तुम कहोगे भाई एक तो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट तो बेचारा वेपर बनाता ही नहीं है, ठीक है, तो वेपर बनाता ही नहीं है तो उसकी वजह से तो कोई प्रेशर ही नहीं। वेपर बनाता कौन है, वेपर सॉल्वेंट बना रहा है, तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई पानी ज़्यादा लोगे तो प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा ना, उसमें क्या सोचना, है ना। कभी भी वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेकिन वो अगला बेचारा वेपर बनाए तो सही, तो हम कहेंगे सॉल्यूट तो नहीं बनाता तो उसके मोल फ्रैक्शन तो हटा दो, फिर बचे किसके, सॉल्वेंट के, बस। या मैं तुम्हें कहूँ कि देखो पी टोटल तुमने कहा था कि भाई पी नॉट ए एक्स ए, ये पढ़ के आए ना हम तो चलो इसी से चल लेते, पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ नहीं ये तो वेपर बनाता ही नहीं है, तो जब ये वेपर बनाता ही नहीं है यानी ये तो ज़ीरो हो गया, हट गया, तो ये चीज़ तो गायब हो गई, तो पी टोटल किसके बराबर आ गया, पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, एक्स बी क्या है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, ऐसे पढ़ लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, तो मैं कहूँगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चों। जितना ज़्यादा तुम पानी मिलाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, और जितना ग्लूकोज मिलाओगे उतनी कमी भी आएगी, ठीक है। तो भाई वेपर प्रेशर कोई भी सॉल्यूशन का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो हमने पढ़ा था पीएस, है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मैं कहूँगी एक्स सॉल्वेंट, ठीक है। भाई पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 था, लेकिन मैंने तो 80-20 रखा है, 80% पानी लिया है और 20% ग्लूकोज मिला है, मोल फ्रैक्शन मान लो 0.2 और 0.8, ठीक है। तो पानी तो 0.8 ही है ना, तो प्रेशर इनिशियल जो था उसका 80% ही यहाँ पे अप्लाई करेगा,
100% तो हो नहीं सकता क्योंकि प्योर तो नहीं है, आप तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई पी एस प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्वेंट और पी एस इक्वल्स टू, तो प्योर स्टेट में ले लो तो वो हमने लिया था पी नॉट और एक्स सॉल्वेंट। ठीक है, सो ये है राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। ठीक है, पी नॉट हमने पहले भी देखा था ना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है पी नॉट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है पी एस। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो वापस लिख सकते हैं। पी एस क्या है, तो हम कहेंगे पी एस है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पी नॉट क्या है, तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और एक्स सॉल्वेंट यानी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन जितने ज़्यादा होंगे, मतलब पानी जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है कि भाई हो क्या रहा है। ओके, अब मुझे बताओ, इसी को आगे बढ़ाते चलो। अब देखो इक्वेशन वापस लिख रही हूँ मैं, पी एस इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे भाई पी नॉट एक्स सॉल्वेंट। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। अब बच्चों एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 होता है क्या, है ना। आपको पता है मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम कहेंगे 1। ठीक है, एक्स सॉल्वेंट कितना होता है, तो हम कहेंगे एक्स सॉल्वेंट होता है 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, इक्वेशन 2। ठीक है, ये वैल्यू यहां डाल दो बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे पी एस इक्वल्स टू पी नॉट, एक्स सॉल्वेंट को हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, तो पी एस इक्वल्स टू पी एस अपॉन पी नॉट, सॉरी पी एस इक्वल्स टू पी नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, ऐसे लिख दे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम, तो भाई हम यहाँ ले आते, चलो पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। ठीक है, एक्स सॉल्यूट फाइंड कर लो, तो एक्स सॉल्यूट इधर ले आओ, यही ले लेते बच्चों। तो एक्स सॉल्यूट इक्वल्स टू 1, तो 1 रहने दो, साइन चेंज हो जाएगा ना भाई, ये इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस, तो मैं कहूँगी पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो हम यहाँ पहुँच गए क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। तो बच्चों ये भी राउल्ट का ही स्टेटमेंट है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या है, तो मैं कहूँगी आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एक्स सॉल्यूट क्या है, तो मैं कहूँगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या मैं इसको स्टेटमेंट में लिख सकती हूँ कि भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों ये भी चीज़ पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। तो अगर राउल्स लॉ इस तरीके से लिखना चाहें तो वो भी ठीक है ना, और राउल्स लॉ आप अगर इस तरीके से लिखना चाहें बच्चों तो ये भी ठीक है ना। तो एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि भाई वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट
क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चों आज थोड़ा मेरा ध्यान भटकता है। ओह चलो क्या लिखना था मुझे बताओ, क्या लिखना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ही बोला था ना बच्चों, समझाते टाइम क्या बोल दिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सो क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो हम कहेंगे ओके। अब बच्चों इसी तरीके को, ये राउल स्टेटमेंट है ना, अगर आप राउल का लॉ लिखना चाहते हैं तो इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं और पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, तो देखो हम कहेंगे चलो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमने देखा कि भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या है, तो हम कहेंगे एक्स सॉल्यूट। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ठीक है, अब बच्चों पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, एक्स सॉल्यूट क्या होता है, तो हम कहेंगे सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, एन प्लस एन, इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, तो भाई यहाँ हमारा था इक्वेशन 3, दिस इज आवर इक्वेशन 4। ओके, अब बच्चों राउल्स लॉ का प्रॉब्लम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल, राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई राउल्स लॉ जो है वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है, मतलब थोड़ा बहुत आपने मिला लिया, भाई ग्लूकोज है 0.1 मोल, 0.5 मोल, 1 मोल है ना, 2 मोल, बहुत ज़्यादा मिलाओगे, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दोगे तो फिर ये सारे फॉर्मूले वगैरह अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो भाई अगर राउल्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही काम करता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कैपिटल N इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n। पर डाइल्यूट मतलब जो चीज़ तुमने घोली है, सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट के मोल बहुत ज़्यादा है सॉल्यूट के मोल से, तो कैपिटल N इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n। ठीक है, अब चले, तो अब चल लो, तो भाई कैपिटल N वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n। अब ये चीज़ कम है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसको निग्लेक्ट कर लेते, तो स्मॉल n बाय कैपिटल N। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर इक्वेशन 5। ओके, अब बच्चों स्मॉल n क्या है, भाई स्मॉल n क्या है, तो हम कहेंगे स्मॉल n तो है सॉल्यूट के मोल, स्मॉल n है सॉल्यूट के मोल, क्या होते हैं, तो हम कहेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कैपिटल N क्या है, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट के मोल, क्या होता है, तो मैं कहूँगी कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। अब अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए बच्चों, तो देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, तो स्मॉल n की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल N की जगह भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन एक बार स्मॉल वाला सॉल्यूट है, कैपिटल सॉल्वेंट है। अब देखो तुम 1 2 भी कर सकते हो, 1 को सॉल्यूट ले लो, 2 को सॉल्वेंट ले लो, ए भी कर दो, ए सॉल्यूट ले लो और बी सॉल्वेंट ले लो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा सा बच्चा ना उलझ जाता है कि भाई सॉल्यूट है, सॉल्वेंट 1 कौन है, 2 कौन है, तो स्मॉल और कैपिटल ले लो, भाई सॉल्यूट कम होता है तो स्मॉल है, और कैपिटल W सॉल्वेंट ज़्यादा होता है तो कैपिटल है, बात खत्म। और याद भी इजीली होगा बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, तो स्मॉल W कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल m। ठीक है, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, स्मॉल w कैपिटल है, स्मॉल w जितने भी आगे फॉर्मूले बताऊंगी ना इस चैप्टर के, उसमें सब में स्मॉल w ऊपर आएगा, तो स्मॉल w ऊपर आएगा, याद कैसे रखेंगे, स्मॉल w छोटा w या छोटा बबलू ऊपर आएगा,
तो छोटा बबलू सब में ऊपर आएगा, मतलब स्मॉल डब्ल्यू सब में ऊपर आएगा, तो डब्ल्यू के साथ तो एम सेट होगा, तो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। अब जल्दी याद हो जाएगा, क्लियर। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू छोटा बब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। तो अब नहीं भूलोगे बच्चों, है ना, क्योंकि बच्चे उलझ जाते हैं, 1 2 करूँगी तो भी परेशान होगे, ठीक है। तो ये ईजी है, क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो हम कहेंगे चल, अब बच्चों एक आध क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में, है ना, जहाँ आपका इस फॉर्मूले से आंसर नहीं आया, ये फॉर्मूला सब जगह लगेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो ना, वहाँ फंस जाओगे, ठीक है। मान लो बच्चों कि सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, तो इफ सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, तो बच्चों अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना रेगुलर फॉर्मूला लगाओ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन। बस ये फॉर्मूला आप लगाएंगे अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। भाई डाइल्यूट के लिए तुमने क्या माना था, इसको नेग्लेक्ट कर दिया था, अब डाइल्यूट नहीं है तो नेग्लेक्ट मत करो, ऐड कर दो, ठीक है। फिर मैं इससे नया फॉर्मूला बनाऊँ, वो फिर उसमें आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू सेम चीज़। तो फिर तुम उलझ जाओगे, वो कब लगाना, ये कब लगाना, इसलिए अपने ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, आपका रेगुलर जो फॉर्मूला था उसको यूज़ करेंगे। डाइल्यूट हो तो आप इसको हटा देना, और डाइल्यूट नहीं हो तो लगा देना, ठीक है। सिर्फ एक आध क्वेश्चन मिलेगा आपको एनसीईआरटी में जहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन नीट और जेई के एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, इसी से करेंगे, ठीक है। इसी से आंसर एग्जैक्ट आने के चांसेस, अगर आंसर पास पास में हो, है ना। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तुम्हारा आ रहा है 1, 1.5, 1.8, 2, तो ज़रूर वो दिमाग लगा रहा है कि आपने ये फॉर्मूला लगाया कि उसी से डायरेक्ट निकाल दिया, और पहला आंसर उससे निकालने वाला ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम देना है, जेई का एग्ज़ाम देना है, तो आप अपना एक रेगुलर फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है। अदरवाइज सारे आंसर इस फॉर्मूले से आ जाएंगे बोर्ड वगैरह के, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, क्लियर। अब चलो, अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टन टेम्परेचर कितना है। तो देखो प्योर क्या बोलते हैं, बेंजीन है, मतलब कि सॉल्वेंट है, ठीक है। तो बच्चों इसका वेपर प्रेशर तुम्हें दे रखा है 0.850 बार। नाउ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें पता चल गया, तो राउल्स लॉ की बात कर रहा है, पी नॉट दे रखा है, नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ये ऐड कर रहा है। अब 0.5 ग्राम सॉल्यूट इसने मिलाया है बच्चों 39 ग्राम बेंजीन। बेंजीन का मोलर मास तुम्हें दे रखा है 78। वेपर प्रेशर अब कितना हो गया, तो 0.845 बार। अब तुमसे पूछा है कि भाई मोलर मास बता दो सॉल्यूट का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.6 है बच्चों फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। अब होगा क्या, तो देखो सबसे पहले पी नॉट दे रखा है, कितना है 0.850 बार, ओके। नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, स्मॉल डब्ल्यू कितना है, तो वो है 0.5 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितना है 39 ग्राम। मोलर मास कितना है, मोलर मास सॉल्वेंट का है कैपिटल एम कितना है, तो हम कहेंगे 78, ठीक है। अब पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और पता है आपको कुछ भी मिलाते वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो अब वेपर प्रेशर हो गया बच्चों 0.845 बार। अब आप बता दो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। तो बच्चों सीधा फॉर्मूला लगाओ, राउल्स लॉ, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। हर बार ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका। अब आप वैल्यू पुट कर दो, पी नॉट मतलब इनिशियल प्रेशर, पी एस मतलब फाइनल प्रेशर, डिवाइडेड बाय अगेन इनिशियल प्रेशर। नाउ स्मॉल डब्ल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू तो हम कहेंगे 0.5, कैपिटल एम तो हम कहेंगे 78, कैपिटल डब्ल्यू कितना है भाई 39, ओके, और स्मॉल एम आपको फाइंड करना है।
तो 39 का डबल ही तो होता है 78, 39 2 ज़ा 78। ओके, नाउ 2 5 ज़ा 10, 5 5 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो भाई अब तुम्हें फाइंड करना है स्मॉल m इक्वल्स टू 0.850, माइनस कर दो उसको तो आई थिंक 0.005 आएगा। सेवन और 0। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर आएगा आपका 170 ग्राम पर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.6 बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ को दो तरीके से समझाना है, एक RLVP के रिस्पेक्ट में, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपसे पूछे कि भाई लिक्विड में लिक्विड मिलाया तो आपको P टोटल इक्वल्स टू P0A प्लस P0B XB लगाना। लेकिन अगर लिक्विड में सॉलिड मिलाया तो भाई सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है तो आपका P0A कैंसिल हो गया ओवरऑल, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? तो सिंपल है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।